हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो परिवहन वाला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पादपों में परिवहन वो कंप्लीट किया और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ अपन चक्र, कुछ पथ, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ श्वसन क्या होता है। श्वसन हालांकि अपन काफ़ी पहले मतलब छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि श्वसन का मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो श्वसन एक प्रक्रिया है, ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो जटिल पदार्थ होते हैं ये जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में बदलते हैं और साथ साथ में ये ऊर्जा मुक्त भी करते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी पहले परिभाषा लिख देता हूँ। श्वसन में यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक ऑक्सीकरणी प्रक्रिया भी अपन इसको कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इसमें एंटर करता है। प्रक्रिया है जिसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदलते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सरल पदार्थों का बनना देखा जाता है। अगर इसकी इक्वेशन देखें तो जटिल पदार्थ जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया C6H12O6, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। तो ये 2 चीज़ें बनती हैं इसमें और इसको बैलेंस कर सकते हैं अपन। सिंपल है, 6, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। ठीक है, तो ये एक रेस्पिरेशन की इक्वेशन हो गई। अब देखिए, अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों में ये प्रक्रिया थोड़ी आसान तरीके से होती है और इसमें थोड़ा सा उनको कम मेहनत भी करनी होती है। बाकी पादपों में श्वसन जो होती है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, जबकि जीवों में जो श्वसन होता है वो थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो श्वसन के दौरान उपयोग होते हैं। कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो श्वसन के दौरान उपयोग होते हैं, उनको अपन कहते हैं श्वसन क्रियाधार। तो श्वसन क्रियाधार ऐसे पदार्थ हैं जो श्वसन के दौरान उपयोग होते हैं और वो टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो नेक्स्ट एक साइड हेडिंग में लिखता हूं, श्वसन क्रियाधार। इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब श्वसन क्रियाधार। ठीक है, अच्छा, पादपों में ये जो प्रक्रिया होती है गैसीय परिवहन की, मतलब आदान प्रदान गैसों का होता है, ये रंध्रों के द्वारा और वातरंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में श्वसन के लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ अंग होते हैं जिनके द्वारा ये प्रक्रिया अपन करते हैं। तो श्वसन क्रियाधार मतलब रेस्पिरेटरी पदार्थ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट श्वसन के दौरान उपयोग होने वाले पदार्थ जो ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल कई सारे आते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया। सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है, सबसे बेस्ट यूज्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, मतलब अपन इसको कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन्स होंगे, वसा होगा,
ठीक है, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करते हैं, इनको अपन कहते हैं श्वसन क्रियाधार। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ग्लूकोज होता है। जो ज़्यादातर ये पदार्थ होते हैं ग्लूकोज के रूप में ही बदलते हैं फाइनली, और नहीं तो ग्लूकोज जो होता है वो बहुत आसानी से जल्दी टूट जाता है और काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा भी मुक्त करता है। अब श्वसन क्रियाधार के आधार पर एक वैज्ञानिक थे ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने 2 प्रकार का श्वसन बताया। तो श्वसन क्रियाधार, इसके आधार पर एक वैज्ञानिक जिनका नाम है ब्लैकमैन, ब्लैकमैन ने 2 प्रकार का श्वसन बताया। ये मैं इसको यहां पे डिवाइड कर रहा हूं। इसमें एक होता है प्लवी, ठीक है, प्लवी श्वसन, इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। प्लवी श्वसन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन मतलब जब श्वसन क्रियाधार जो होगा, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है ये होता है फैट, वसा, तो श्वसन क्रियाधार जब वसा होगा, फैट होगा, तब उसको अपन कहेंगे प्लवी श्वसन। और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक। दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक। जब श्वसन क्रियाधार जो होता है वो या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो फिर प्रोटीन होगा। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये श्वसन क्रियाधार के रूप में काम करता है, और प्लवी में वसा जब होता है, उपयोग होता है, तो उसे अपन प्लवी श्वसन कहते हैं। तो ये हो गया श्वसन क्रियाधार के बारे में। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का किस तरह से अपघटन और ऑक्सीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस पथ, ग्लाइकोलिसिस पथ के बारे में देखिए, इसमें एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब समझें। ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। यह एक ग्रीक शब्द है जिसमें ग्लाइकोस का मतलब होता है ग्लाइकोस का अर्थ होता है शर्करा, एवं लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, मतलब शर्करा का टूटना, शर्करा का जो अपघटन होता है, इसको अपन कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये ग्रीक शब्द है। दूसरी बात ये कि ग्लाइकोलिसिस में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। मतलब इसमें शर्करा का, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंशिक ऑक्सीकरण होता है ग्लाइकोलिसिस में कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस के अगर अपन परिभाषा देखें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा पथ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट टूटकर, मतलब एक 6 कार्बन पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट मतलब मुख्यतः ग्लूकोज ही यूज होता है, तो वो 6 कार्बन वाला होता है। तो ये 6 कार्बन वाला पदार्थ टूटकर 2 अणु 3 कार्बन वाले यौगिक के उत्पाद के बनाता है। तो इसकी परिभाषा अपन लिख लेते हैं। इसमें 6 कार्बन शर्करा, मुख्यतः इसमें ग्लूकोज ही एंटर करता है,
का एक अणु तीन कार्बन उत्पाद यानी पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल, तीन कार्बन उत्पाद के दो अणु का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 6 कार्बन शर्करा यानी ग्लूकोज का एक अणु, 3 कार्बन उत्पाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 कार्बन वाला यौगिक इसमें बनता है पायरुविक अम्ल, इसके दो अणु बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं ये अपन एक एक करके अभी जब हम प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि इसके जो एंजाइम होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, वो सारे के सारे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसके जितने भी एंजाइम हैं ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में इसके एंजाइम उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, कोई भी कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आंशिक अपघटन, आंशिक ऑक्सीकरण होता है, उत्पाद पायरुविक अम्ल है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ये काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये वाला। एंजाइम इसके जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में होते हैं, साइटोप्लाज्म में। देखिए और थोड़ा सा डीप में अगर जाएं तो साइटोप्लाज्म का भी अंदर उसका एक आघात्री भाग होता है, यानी उसके अंदर भी एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं साइटोसोल। तो मुख्यतः ये एंजाइम जो होते हैं वो साइटोसोल में होते हैं। ठीक है, पर कहीं पे अपने बुक में फिलहाल ये टर्म यूज नहीं किया गया, तो वो कोशिका द्रव्य ही अपन वहां पे लिखेंगे। ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक अवायवीय प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस जो है अवायवीय प्रक्रिया है, मतलब आप जब प्रक्रिया देखेंगे ये तो आपको कहीं पे भी इसमें ऑक्सीजन की एंट्री नहीं दिखेगी। ठीक है, कहीं पे भी ऑक्सीजन की एंट्री नहीं दिखेगी। जितने भी जीव होते हैं, सभी जीव, जो भी जीव हैं, मतलब चाहे वो वायवीय हो, मतलब ऑक्सीजन लेते हो, या वो अवायवीय हो, सारे के सारे जितने भी जीव हैं सारे के सारे ग्लाइकोलिसिस करते हैं, मतलब उनको ग्लाइकोलिसिस से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो अवायवीय प्रक्रिया, कहीं पे ऑक्सीजन यूज नहीं होगी, वायवीय अवायवीय जितने भी जीव होते हैं वो सारे के सारे ग्लाइकोलिसिस करते ही करते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब अपन इसमें पथ जो साइकिल वाला पार्ट है वो स्टडी करते हैं। अब अपन ग्लाइकोलिसिस साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस पथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले देखिए मैं आपको एक कंपाउंड्स के नाम बताता हूँ, हालांकि वो नाम इंग्लिश में ही है। ठीक है, आप चाहो तो उसको हिंदी में लिख सकते हो और इंग्लिश में याद कर लो तो और अच्छा है, क्योंकि उसका कोई मतलब चेंज तो होगा नहीं। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अब एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, आप बस थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत होती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये कैसे बदलता है ये अभी मैं आता हूं इस पे। पहले अपन सिर्फ यौगिकों का नाम लिख लेते हैं। इससे बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब इसमें देखिए ग्लाइकोलिसिस जब पथ पूरा हो जाएगा तब मैं और भी कुछ इसमें पॉइंट आपको क्लियर करूंगा जो थोड़े से एक्स्ट्रा होंगे, पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उनका बन चुका होगा। फिर इसके बाद बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब चाहे बाइफॉस्फेट हो चाहे बिसफॉस्फेट हो, एक ही बात है। ठीक है, इसके आगे मैं यहां पे लिख रहा हूं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
यहां बनता है फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। अच्छा, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में। ये एरो यहाँ पे मैंने आगे बढ़ाया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यही चीज, ये एरो मैंने बस आगे बढ़ाया है। फिर आता है 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। फिर आता है 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। फिर आता है 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। फिर आता है फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। और लास्ट में आता है पायरुविक एसिड। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल बनाई हैं, सिर्फ 3 रिएक्शन को छोड़ा है। एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये वाला, और लास्ट में ये वाला। ये 3 रिएक्शंस जो होती हैं ये इरिवर्सिबल होती है, मतलब ये वापस विपरीत दिशा में नहीं बनाती उत्पाद को, बाकी सारे के सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग होती है ग्लूकोज से और इसका अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल। तो ये क्लियर हो गया, मतलब पथ में एंटर करने वाला है ग्लूकोज और लास्ट में आता है पायरुविक एसिड, ठीक है। और इसको हम 1,3 डाई पीजीए भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। 1,3 डाई पीजीए, 3 पीजीए, 2 पीजीए, फॉस्फोनॉल पायरुवेट को अपन पीपी लिख सकते हैं। तो ये पूरी रिएक्शंस हो गई। अब देखिए फर्स्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन और सबसे आखिरी 10वीं रिएक्शन। टोटल रिएक्शन अगर बात करें तो 1 2 3, ये 4 है ना, 5 6 7 8 9 और एक जो ये रिएक्शन हो रही है 10, तो टोटल 10 रिएक्शन है। इन 10 रिएक्शन में जो पहली रिएक्शन है, जो तीसरी है और जो 10वीं रिएक्शन है, ये एक ही डायरेक्शन में हो रही है, ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है। तो ये होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब ये उस प्रक्रिया की दर को निर्धारित करती है। इस प्रक्रिया की, इस पथ की दर को निर्धारित करेंगी कौन कौन सी, रिएक्शन नंबर 1, 3 और 10वीं। क्योंकि अगर मान लीजिए ये रिएक्शन प्रभावित हो गई किसी कारणवश, अगर ये प्रभावित हो गई तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये हो नहीं पा रही है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रभावित हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। तो रिएक्शन नंबर 1, 3 और 10 इस ग्लाइकोलिसिस के लिए बहुत मुख्य प्रक्रियाएं हैं, मुख्य रिएक्शंस, क्रियाएं हैं, ठीक है। चलिए अब अपन इसमें बात करते हैं कि किस स्टेप में एटीपी बनता है या किस में एटीपी निकलता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें एटीपी अंदर जाता है और एडीपी बाहर निकलता है। ध्यान रखिएगा, एटीपी अंदर जा रहा है मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अंदर गया और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बाहर आ गया। अब देखिए ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है और बाहर आने वाला 2 फॉस्फेट है, मतलब 1 फॉस्फेट यहाँ पे यूज हो गया है ना, तो 1 फॉस्फेट यहाँ पे यूज हो गया, तो ये 6 फॉस्फेट हो गया। तो एटीपी से यहाँ पे एडीपी बना, फिर यहाँ पे फिर से एटीपी लगता है और निकलने वाला उत्पाद जो है वो एडीपी। सेम रिएक्शन यहाँ पे भी हो गई। ये वाली रिएक्शन में NAD+ अंदर जाता है और NADH+H+ ये बाहर आता है, इसको अपन NADH2 भी लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में यहां पे ADP अंदर जाएगा और ATP बाहर आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे वाटर यानी जल बाहर आता है और लास्ट रिएक्शन में फिर से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट अंदर जाता है और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बाहर आता है।
तो ये वो स्टेप है जहां पे एनर्जी या तो लग रही है, एनर्जी मतलब ऊर्जा एटीपी के रूप में, या तो लग रही है और या तो निकल रही है। ठीक है, ये ऐसे स्टेप है। तो ऐसे स्टेप जिनमें एनर्जी लग रही है 1 और 2, और जो निकल रही है एनर्जी 1 और 2, 2 स्टेप में लग रही है, 2 स्टेप में निकल रही है। अब मैं इसमें कार्बन संख्या की बात करता हूं कि किसमें कितने कार्बन होंगे। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला हमको पता है कि ये 6 कार्बन वाला होता है, तो ये हो गया 6 कार्बन। ठीक है, ग्लूकोज यहां पे भी है तो ये भी हो गया 6 कार्बन। फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज इसी के जैसा होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो ये भी हो गया 6 कार्बन। फिर ये फ्रक्टोज है तो ये भी हो गया 6 कार्बन। तो ये सारे के सारे 6 कार्बन वाले हो गए। अब इसके बाद यहां पे चीजें बदलती हैं, ये होता है 3 कार्बन वाला, ये होता है 3 कार्बन वाला, पर प्रभावी रूप में यहां पे फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है। बहुत कम मात्रा में डीएचए भी बनता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मगर मुख्यतः जो होता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ही बनता है। और फिर ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड प्रक्रिया को, रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। और अब ये यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 कार्बन वाला हो गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया 3 कार्बन वाला। बाकी अब जितने भी होंगे सब 3 कार्बन वाले होंगे। ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, और ये भी 3 कार्बन। तो आप ध्यान से देखेंगे जब, तो यहां वाले हो गए सारे 6 कार्बन वाले और यहां हो गए सारे 3 कार्बन वाले। पर देखो ये पॉसिबल नहीं है कि 6 कार्बन वाला एक प्रोडक्ट एंटर कर रहा है और वो 3 कार्बन में बदल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन और भी हो रही होगी। तो यहां से जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, यहां से जो भी बनते हैं सब डबल बनते हैं। जो अंदर जा रहा है सब 2-2 करके अंदर जा रहे हैं, जो बाहर आ रहे हैं वो 2-2 करके बाहर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये सब 2-2 जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। इसीलिए मैंने पहले पॉइंट लिखवाया था कि ग्लाइकोलिसिस पथ में 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड, एक यौगिक अंदर जाता है और 3 कार्बन वाले 2 यौगिक, 2 उत्पाद बाहर आते हैं, 2 अणु बाहर आते हैं 3 कार्बन यौगिक वाले। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद कौन सा हो गया? पायरुविक अम्ल हो गया, पायरुविक एसिड हो गया। कितने अणु बनते हैं इसके? 2 अणु बनते हैं। पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। अब दूसरी बात आती है कि यहां बीच बीच में 2 चीजें यूज हो रही है, क्या वो भी डबल होंगी? तो बिल्कुल डबल हो जाएंगी। ये अंदर जाने वाले हो जाएंगे 2, बाहर जाने वाले हो जाएंगे 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। सब जो भी अंदर जा रहा है, जो भी बाहर आ रहा है, इसके बाद सब डबल डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के बारे में। उत्पाद जो होगा ये मेन हो गया, और इसके पॉइंट में कुछ और 2-3 पॉइंट लिखवाता हूं। और अब अपन इसमें एंजाइम की बात करें अगर, तो एंजाइम के नाम पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे हेक्सोकाइनेस काम करता है, मतलब पहला जो स्टेप है यहाँ पे एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेस। अब ये जो हेक्सोकाइनेस है, इसको काम करने के लिए जरूरत होती है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम आयन की, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरे में एंजाइम लगता है, देखिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद ही रखना है, भूलना नहीं है, उसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, और बाकी के जो नॉर्मल एंजाइम्स हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं। दूसरा है फॉस्फो हेक्सोस आइसोमेरेस, ये दूसरा एंजाइम है। तीसरा एंजाइम यहां पे काम करता है फॉस्फो फ्रक्टो काइनेस। चौथा एंजाइम यहां पे लगता है एल्डोलेस। यहां पे इन दोनों रिएक्शन के बीच में लगता है आइसोमेरेस। यहां पे जो एंजाइम लग रहा है, क्योंकि यहां पे NADH2 बाहर निकल रहा है, तो यहां पे अपन इसको कहेंगे डिहाइड्रोजिनेस। यहां मैं लिख देता हूं इसको ना, यहां पे एंजाइम लगता है डिहाइड्रोजिनेस। ये डिहाइड्रोजिनेस। अब यहां पे एंजाइम लगेगा फॉस्फो ग्लिसरो काइनेस। जहां पे ATP काम करेगा वहां पे काइनेस आपको दिखेगा। इसके बाद एंजाइम लगता है फॉस्फो ग्लिसरो
म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज और ट्रांसम्यूटेज भी अपन इसको कहते हैं। इसके बाद एंजाइम लगता है इनोलेज, और आखिरी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यहां पे लगता है पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। तो ये कुछ ये नाम है आपको, खास करके ये 4 नाम, और ये एल्डोलेज वाला, मतलब ये सारे नाम तो आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है कि कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज होता है, ठीक है। हेक्सोकाइनेज को काम करने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। वैसे जो भी काइनेज वाला एंजाइम होता है, जितने काइनेज वाले एंजाइम होते हैं, सबको काम करने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने और लिखे हैं। देखिए, ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, इसको अपन ग्लाइकोलिसिस का मार्कर एंजाइम कहते हैं। मार्कर एंजाइम मतलब ये होता है कि अगर इसकी सांद्रता थोड़ी सी भी बिगड़ गई तो ये प्रक्रिया को, ये इस प्रोसेस को यहाँ पे रोक देता है। इसके अलावा इसका मतलब ये भी है कि रिएक्शन को आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, तो वो रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। अगर इसकी ज़रूरत है तो इसको आगे बढ़ा देगा, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो रिएक्शन को कुछ समय के लिए रोक भी सकता है। मतलब ये क्रिया का होना पूरा इसके कंट्रोल में होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को अपन मार्कर एंजाइम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। अब इसके बाद मैं इसमें, पायरुवेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, ठीक है, ये इनोलेज, ये एल्डोलेज, ये नाम ध्यान रखना है। और यहाँ 3 एंजाइम जो होते हैं, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, ये उन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं जो एक डायरेक्शन में होती है, जो सिंगल डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो अब अपन इसमें नेक्स्ट पार्ट करते हैं एटीपी कैलकुलेशन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन एटीपी कैलकुलेशन। एटीपी कैलकुलेशन में देखिए, मैंने बाकी सारी चीज़ें मिटा दी हैं, कार्बन की संख्या, एंजाइम जो भी यूज हो रहे थे वो सब मैंने यहाँ पे रफ कर दिया। अब मैं आपको एटीपी कैलकुलेशन बताऊँ। एटीपी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक NADH2 जो होता है, एक NADH2 ये 3 ATP का निर्माण करता है, 3 ATP, ठीक है। पर इसमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि NADH2 जो होता है वो 3 ATP कब बनाता है, जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में वो प्रवेश करता है तब। बिना इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाए ये ATP का निर्माण नहीं करेगा। और दूसरी बात, ये जो 3 ATP वाला कॉन्सेप्ट है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट आया है उसके अकॉर्डिंग एक NADH2 से 2.5 ATP बनते हैं। पर क्योंकि NCERT में 3 ATP ही मेंशन है, तो अपन उसको 3 ATP के फॉर्म में सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो ATP है टोटल, ATP कैलकुलेशन अगर देखें, ATP कैलकुलेशन मतलब कितना हमें ATP यहां पे मिलता है। देखिए, उपयोग हो रहे हैं कितने उपयोग हो रहे हैं, एक यहां यूज हो रहा है, एक यहां यूज हो रहा है, इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है। ATP उपयोग कितने हो रहे हैं, 2, और कितने निर्माण हो रहे हैं, तब कितना बन रहा है, निर्मित कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 2 बन रहे हैं ये, और 2 बन रहे हैं ये, तो टोटल बन रहे हैं 4, ठीक है। तो कुल आखिरी में कितना मिलेगा, 2 उपयोग हो गया, 4 बन रहे हैं, 2 यूज हो गए, तो कुल ATP हमें यहाँ पे मिलेंगे 2। तो ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 ATP मिलते हैं। अगर हम NADH2 को काउंट करते हैं, अगर हम मान लीजिए NADH2 को काउंट करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में गया, वहां पे टूटा, उसने ATP बनाए, तो फिर हम यहाँ पे NADH2 को ले रहे हैं, तो 2 NADH2 बन रहे हैं। और हमें पता है कि एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, तो 2 NADH2 से कुल मिलेंगे हमें 6 ATP। तो यहां पे अब टोटल कितना हो जाएगा, 8 ATP। देखिए, मुख्यतः ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनते हैं, पर अगर हम NADH2 को काउंट करेंगे, जैसे अपन बात करें कि हमारे में, जैसे अपन वायवीय जीव हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है वो वायवीय जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में होता है, और जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्राक केंद्रकी होते हैं, उनकी प्लाज्मा झिल्ली में ये होता है। तो वहां जाके NADH2 टूटेगा और फाइनली वो 8 ATP हमें ग्लाइकोलिसिस से मिल जाते हैं। पर अगर मोटे तौर पे सामने सामने बात करें तो यहाँ पे 2 ATP का निर्माण होता है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। अब 2-3 पॉइंट्स और हैं, मैं इसको और डिस्कस करके फिर ये वाली क्लास एंड करता हूँ। तो ग्लाइकोलिसिस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे
इसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है ये मार्कर एंजाइम होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, ठीक है। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं कौन कौन सी, 1, 3 और 10वें नंबर की, ये इस प्रक्रिया की दर को निर्धारित करती हैं। तो यहां आप लिख लीजिए कि प्रक्रिया की दर को निर्धारित करती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी एक चीज और, एक होता है क्रियाधर फॉस्फेटीकरण। क्रियाधर फॉस्फेटीकरण का मतलब होता है कि जब एटीपी का निर्माण होता है एडीपी से, मतलब एडीपी जो होता है वो एटीपी में बदलता है बिना इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में गए। वैसे क्या होता है, NADH2 जो होता है वो एटीपी में बदलता है, 3 एटीपी उससे मिलते हैं, एक FADH2 2 एटीपी देता है, एक GTP 1 एटीपी देता है। पर अगर सीधे एटीपी बन रहा है, बिना इलेक्ट्रॉन परिवहन में गए एटीपी बन रहा है, तब इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं क्रियाधार फॉस्फेटीकरण, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एटीपी बनेगा ये बिना इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में गए सीधे एटीपी का निर्माण होगा, बिना इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। नहीं तो सामान्यतः क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाता है NADH2 FADH2 और वहां पे एटीपी बनता है, पर यहां पे डायरेक्ट। अब ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में एटीपी जो क्रियाधार फॉस्फेटीकरण है वो 2 चरणों में हो रहा था, ध्यान होगा आपको, 2 चरणों में हो रहा था कि एक में 2 एटीपी बन रहे थे, फिर एक में 2 एटीपी बन रहे थे, तो 2 बार हो रहा था। तो क्रियाधार फॉस्फेटीकरण ये 2 चरणों में होता है, 2 स्टेप्स में होता है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। अभी अपन ने ग्लाइकोलिसिस की बात की है तो ग्लाइकोलिसिस में ही मैं बता रहा हूं कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो अब ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस के बारे में एक बार जल्दी से आपको मैं बताता हूं, रिवाइज कराता हूं। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण होता है कार्बोहाइड्रेट का, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, और आखिरी में हमको 2 एटीपी मिलते हैं। कुल अगर NADH2 काउंट करेंगे तो 8 एटीपी मिलेंगे। ग्लाइकोलिसिस, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों छूट गया, एक पॉइंट आप लिख लीजिए इसको, कि ग्लाइकोलिसिस की खोज जो है ये 3 वैज्ञानिकों ने की थी। इसमें एक का नाम है एम्डन, दूसरे का नाम है मेयरहॉफ और तीसरे का नाम है पारनास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, छूट गया है पहले बताना, ठीक है। अभी मुझे याद आया। तो ग्लाइकोलिसिस की खोज 3 वैज्ञानिकों ने की थी, एम्डन, मेयरहॉफ और पारनास। और अगर हम सबके नाम का स्टार्टिंग लेते हैं तो ये हो जाएगा EMP, तो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम बन जाता है EMP पथ। ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पथ के नाम से भी जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इसका मार्कर एंजाइम होता है। अंतिम उत्पाद जो होता है वो पायरुविक अम्ल होता है 3 कार्बन वाला, उसके 2 अणु मिलते हैं। रिएक्शन नंबर 1, 3 और 10 सिंगल डायरेक्शन में होती है। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं हो रहा था, पूरी प्रक्रिया में कहीं पे भी ऑक्सीजन की एंट्री नहीं हो रही थी। NADH2 का निर्माण होता है, एक जगह पे NADH2 बनता है, ठीक है। और बाकी ये टोटल 10 स्टेप रिएक्शन है। इसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं, अपन ने इतने सारे एंजाइम इसके देखे, वो सारे के सारे कोशिका द्रव्य में मिलते हैं, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। तो आज हमने यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट किया, ठीक है। और इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप उसको रिवाइज जरूर करिए, आप फिर इसके आखिरी में क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।